माइग्रेंट वर्कर या प्रवासी मजदूर एक ऐसा तबका जिसका दर्द हमें तब पता लगा जब कोविड की सिचुएशन की वजह से नेशन वाइड लॉकडाउन लगा 2020 में। इनकी सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 3 एक्ट खास तौर पर बनाए थे इनके वेलफेयर, इनके सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये देखा गया कि ये तीनों ही एक्ट जो है वो नाकाफी साबित हुए इस सिचुएशन से लड़ने के लिए। और इसको ध्यान में रखते हुए न्यू लेबर कोड में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके लिए खास प्रोविजंस बनाए, यार हमारा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए खास प्रोविजंस बनाए। और आज की इसकी कॉन्सेप्ट सीरीज में लेक्चर नंबर 10 में हम फोकस करेंगे उन्हीं की कॉन्सेप्ट्स पर जो जुड़े हुए हैं हमारे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के साथ। सो आज का हमारा जो खास फोकस रहेगा वो रहेगा लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस में, और इसमें दिए हुए प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। नाउ आज की कॉन्सेप्ट सीरीज में हम बात करेंगे और मैं दीपक ठाकुर आपको एक्सप्लेन करूंगा 4 खास चीजें। पहली बात, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर होते कौन है। डिस्प्लेसमेंट अकाउंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत जरूरी है लेकिन बहुत ज्यादा निगलेक्टेड है आज भी इंडियन लीगल सिस्टम में। इसके बाद हम बात करेंगे ई श्रम पोर्टल की, जो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, दैट इज टू ट्रैक एंड कलेक्ट एंड रजिस्टर ऑल द माइग्रेंट वर्कर्स एंड उनका डेटाबेस। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी फंड की, जो कि एक और अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, ताकि एक ऐसा फंड बनाया जा सके जहां से माइग्रेंट वर्कर्स को सुविधा या हेल्प दी जा सके थ्रू वेरियस मीन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं माइग्रेंट लेबर होता कौन है, कौन कहलाते हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, या प्रवासी मजदूर कौन होते हैं। वर्कर हमें पता है, कामगार को हम वर्कर बोलते हैं। माइग्रेंट जो दूसरी कहीं और से माइग्रेट होकर आया। इंटरस्टेट मतलब हम विद इन इंडिया की बात करें कि इंडिया की एक सिटी से या एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने वाला। अब इनको कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर मैं इसकी एक इजी डेफिनेशन दूं, उन तीनों एक्ट्स में दी हुई डेफिनेशन से अगर इसे हम समराइज करें, तो मेन हमारे पास डेफिनेशन आती है एक ऐसा माइग्रेंट वर्कर जिसको रिक्रूट किया गया है बाय एन एम्प्लॉयर। मतलब इस यहाँ पे एम्प्लॉयर से मतलब है ठेकेदार, ठीक है। कई सारे ठेकेदार होते हैं जो गांव कस्बों में जाते हैं, वहां से बताते हैं कि हमें लेबर के लिए या इस फैक्ट्री में काम करवाने के लिए या इस एग्रीकल्चर फील्ड में खेत में काम करवाने के लिए इतने वर्कर की जरूरत है। आपसी कांटेक्ट में भी बात रहती है, तो वो 10-12 लोग एक गांव कस्बे से इकट्ठा किया, ट्रेन में बिठाया और दूसरी जगह पर भी उनका एक ऑफिसर तो नहीं बोलूंगा, एक उनका कामगार या उनका एक और कांटेक्ट होता है किसी शहर में, जैसे अमृतसर मान लीजिए, जैसे दिल्ली मान लीजिए। तो यहां पर अगर अमृतसर की हम बात करें, जैसे अभी कटाई का सीजन चल रहा है गेहूं का, तो अब आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये गांव में जो ठेकेदार है ये सप्लाई करता है इस अमृतसर में बैठे दूसरे ठेकेदार को, ऐसे वर्कर्स को, ठीक है। अब ये अभी तक इन एक्ट में जो डेफिनेशन था फॉर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, उसमें हम बात करते थे कि जो रिक्रूट किए गए हैं बाय दीज एम्प्लॉयर्स या दीज ठेकेदार्स। नाउ इसके बाद दूसरी बात आती है कि इसमें हम एक लिमिट सेट करते हैं, बिकॉज ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट वर्क जॉब ही होता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन ना हो, बट है तो एक तरह का एग्रीमेंट ही। नाउ इस एग्रीमेंट में क्योंकि कई और भी चीजें आ सकती हैं, एक ऑफिसर आईटी से जुड़ा हुआ या बीपीओ से जुड़ा हुआ कोई वर्कर जो है वो भी तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है, तो उसको अलग करने के लिए डिफाइन किया गया कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर जो है वो उसके लिए एक मिनिमम या एक मैक्सिमम अमाउंट जो है नोटिफाई किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये प्रोविजन थे विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस एक्ट और द प्रेजेंट 3 एक्ट, जिसको अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया ना। गवर्नमेंट ने न्यू लेबर कोड में कुछ चेंजेस किए इसके लिए, और न्यू लेबर कोड में प्रोविजंस डाले कि भाई अब से अपार्ट फ्रॉम दीज वर्कर जिनकी अभी मैंने बात की, उनके अलावा वो वर्कर जो खुद से भी गया है किसी और स्टेट में, मतलब अगर मैं किसी गांव देहात में से हूं, यूपी बिहार के या वेस्ट बंगाल कहीं से, तो मैं खुद से भी अगर ट्रेन पकड़ के मैं दिल्ली जाता हूं और वहां जाके नौकरी की तलाश करता हूं, मैं महाराष्ट्र जाता हूं नौकरी की तलाश के लिए, किसी भी तरह का लेबर काम करने के लिए, सो मैं भी एक माइग्रेंट लेबर की कैटेगरी में माना जाऊंगा।
सो ये बात जो है न्यू लेबर कोड ने ऐड की अंडर दिस प्रोविजन। इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन ऐड किया गया। इस डेफिनेशन को और हाईलाइट या क्लियर करने के लिए बात ऐड की गई कि 18,000 रुपए की मैक्सिमम जो है लिमिट रखी जाएगी। मतलब अगर आप 18,000 से कम कमा रहे हैं तो आप इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर की कैटेगरी में आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं। नाउ ये कैटेगरी बनाने की या इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज हमने देखा कोविड की सिचुएशन ने तो एक्चुअली हाईलाइट किया, प्रॉब्लम तो उससे पहले से थी। ये हाईलाइट हुआ कि भाई आपका जो ये तबका है, ये जो माइग्रेंट लेबर या प्रवासी मजदूर है, इसके पास सोशल सिक्योरिटी के बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। इसको बहुत कम तरह से सोशल सिक्योरिटी मिलती है। जिस दिन काम पे नहीं जाएगा इसको कोई पैसा नहीं है। जिस दिन अगर गांव जाना पड़े उसको वापस तो कोई पैसा नहीं है। अगर बीमार पड़ जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। सो इस तरह से इसके साथ कई सारी प्रॉब्लम जो है जुड़ी हुई है। रहने की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम और एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक मूव होने की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। सो इस करके हम इन सभी एस्पेक्ट पे हम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, सो वेलफेयर दे सके, इसलिए इनको डिफाइन कर दिया गया कि हम इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को हम टारगेट करना चाहते हैं। नाउ आगे देखते हैं। अब इसको टारगेट करने के बाद या इनको डिफाइन करने के बाद हम प्रोविजन क्या बनाना चाहते हैं इंडिया में। अगर मैं अभी की सिचुएशन बताऊं आपको तो एक डेटा है हमारे पास इस समय स्क्रीन पर, जहां पे आप देखोगे कि इंडिया के जो टॉप माइग्रेंट्स हैं वो कौन सी स्टेट से आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो स्टेट्स, ऐसी कौन सी स्टेट्स है जहां से सबसे ज्यादा लेबर जो है वो दूसरी स्टेट्स में जाता है काम के लिए। तो सबसे पहले यूपी बिहार का नंबर आता है, देन राजस्थान मध्य प्रदेश का, एंड देन महाराष्ट्र का भी नंबर। इसमें नंबर यहाँ पे बहुत कम है, बट तो हमारा जो मेन एरिया अगर हम देखें तो यूपी बिहार और राजस्थान जो है ये ऐसी स्टेट्स है जहां से माइग्रेंट जो है बाहर निकल के जाता है ना। अब ये जाता कहां पे, अगर मैं खासकर बात करूं सिटी वाइज तो ये दिल्ली और मुंबई जाता है, और स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा आपका जो है वर्कर जाता है। इसके अलावा छोटी छोटी माइग्रेशन के बेसिस पे इंटर स्टेट भी चलता है, जैसे यूपी और हरियाणा या गुजरात में भी जाते हैं, अमृतसर या जैसे मैंने बोला पंजाब में भी माइग्रेशन रहेगी, लेकिन ये टॉप स्टेट्स है। नाउ अब इसमें एक बात आई कि ये जो वर्कर मूव कर रहा है या जो लेबर ये मूव कर रहा है फ्रॉम हिज होम स्टेट टू सम एलियन स्टेट, या बेसिकली स्टेट जिसके बारे में उसको कभी जानकारी नहीं है, जो जहां पे उसका कोई जानकार कोई कांटेक्ट नहीं रहता, तो वहां रहने खाने और बाकी सुविधाओं का इंतजाम कैसे होगा। सो हमारे पास जो कई सारे लीगल प्रोविजंस हैं उनमें ये ऑलरेडी प्रोटेक्शन दिया जाता है कि इनको किस तरह से एक इनिशियल जो सेटलमेंट देना है उसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। इसमें खासकर जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है वो इस पे खासकर डिफाइन करता है या एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और देता है उनको, जिसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट अलाउंस। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस एक ऐसी चीज है जिसका मतलब है कि आपको आपकी तनख्वाह या वेजेस के अलावा आप क्योंकि दूसरी स्टेट से माइग्रेंट होकर दिल्ली गए हैं या मुंबई गए हैं या फिर और किसी स्टेट में गए हैं, सिटी में गए हैं, तो आपको एक इनिशियल बर्डन रहेगा आपके ऊपर कि भाई आप कहाँ पे रहोगे, आप कहाँ पर अपने खाने पीने का इंतजाम करोगे, आपको यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, आपको चीज़ें महंगी मिल रही हैं। सो गवर्नमेंट ने इस एक्ट में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में प्रोविजन रखा कि इनको अलग से एक डिस्प्लेसमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। नाउ ये डिस्प्लेसमेंट अलाउंस जो है वैसे 70 रुपए से मिनिमम 70 रुपए है, उसके ऊपर ये जा सकता है, लेकिन सो सिमिलर प्रोविजन वाज प्रपोज्ड इन 2019 कोड ऑल्सो। मतलब बिल था उसमें, पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, 2020 में पास हुए हैं न्यू लेबर कोड। सिर्फ अगर हम कोड ऑन वेजेस को छोड़ दें तो बाकी तीन जो हैं वो आपके 2020 में पार्लियामेंट से पास होंगे। लेकिन जब ये बिल था 2019 वाला, बिकॉज गवर्नमेंट ने चेंज किया उसके बाद उस बिल में कई सारी चीजें, और उसके बाद जो चेंज फॉर्म है वो पार्लियामेंट से पास हुआ। तो 2019 में जो गवर्नमेंट ने भी प्रपोज किया था वो सेम उसी लाइन पर था जो पहले से चल आ रही थी प्रथा, दैट इज कि हमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में एक एस्पेक्ट देना है डिस्प्लेसमेंट अलाउंस को भी। तो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस वाज ऑलवेज बीन देयर, बट 2020 आते आते सिचुएशन कुछ ऐसी पलटी कि गवर्नमेंट ने इसको डिस्कार्ड ही कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, ये प्रोविजन निकाल ही दिया गया। वरना ये प्रोविजन अगर देखें तो बहुत अच्छा था वेलफेयर के लिए। किस तरह से? क्योंकि ये कहता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस जो है वो 50% ऑफ द वेजेस देने हैं।
जो मंथली वेजेस बनते हैं वर्कर के, उसका 50%, मतलब एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन वर्कर को मिल जाता, उसको एक एक्स्ट्रा अर्निंग या उसको एक सप्लीमेंट्री अर्निंग मिल जाती इन हिज वेजेस, जो उसको महीने का या वीकली या मंथली मिलता, उसमें उसको एक बेनिफिट मिल जाता। लेकिन ये नहीं दिया गया। गवर्नमेंट का इस पे आर्गुमेंट अलग है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम अलग से एक फंड बना के इनको हेल्प करेंगे, सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो इस पे इसको यहीं पर हम खत्म करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने इसके अलावा क्या प्रोविजंस, किस तरह से और हेल्प किया है वर्कर्स को। नाउ देखिए, कोविड की सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी देख लिया था कि भाई हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट हैं, जिनको हमने स्टार्टिंग में देखा, वो इनइफेक्टिव साबित हो रहे हैं, और इसको एक टेम्पररी सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट कई सारी स्कीम से उन्होंने इन वर्कर्स को हेल्प किया जब ये वापस अपने गाँव में गए। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें फ्री राशन दिया गया। जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई कि भाई अगर आप किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में जाते हैं, तो जो आपका राशन कार्ड बना हुआ है उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए किसी गोंडा डिस्ट्रिक्ट हो गया, लखनऊ हो गया, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहां पर आपका जो राशन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ था, वही राशन कार्ड लेकर आप अगर दिल्ली चले गए, आप मुंबई चले गए, तो वहां से भी पीडीएस का जो सिस्टम है, वहां से आप वो राशन ले सकते हैं। पहला ये प्रोविजन नहीं था, आपको कुछ समय के लिए वहां रहना पड़ेगा, तब वहां पे राशन कार्ड बनेगा, तब आपको अनाज मिलेगा, तब तक कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि भाई एक वन नेशन वन राशन कार्ड का, और ऐसे ही गवर्नमेंट ने और भी तरह से हेल्प करने की कोशिश की। नाउ इसमें एक बात और हुई, 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये सारी चीजें जो हैं देखी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट वाज हैविंग अ कांस्टेंट वॉच ऑन दीज ऑल इश्यूज एंड द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू सोशल वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। सो दे केम वेरी हार्ड ऑन द गवर्नमेंट एंड दे से कि भाई आपको इन माइग्रेंट वर्कर का एक डेटाबेस बनाना चाहिए था। अगर आपने बनाया होता तो आपको पता होता कि कौन सा वर्कर कौन सी स्टेट से कब कहां जा रहा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके अकाउंट डिटेल्स आपके पास होते। अगर आपको उसमें कुछ एडिशनल हेल्प की जरूरत होती तो अकाउंट में आप कुछ पैसा डला सकते थे, या कि एटलीस्ट आइडेंटिफाई करते, तो जब वापस अपने शहर में जाता तो वहां पे उसको कुछ एडिशनल हेल्प दी जा सकती थी। नाउ इसको ध्यान में रखते हुए, इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक स्टेप आगे लिया, और उस स्टेप के अंतर्गत दे केम विद अ डेटाबेस फॉर द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, जिसका नाम रखा गया ई श्रम पोर्टल। ये पोर्टल बहुत ही सुविधाजनक है हमारे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर या प्रवासी मजदूरों के लिए। सबको इस पर रजिस्टर करना चाहिए। इसका उद्देश्य ये है कि आपको अपने आप को, अगर आप रजिस्टर करा देते हैं, तो गवर्नमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना, आप कहाँ पे कब किस तरह का काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर सकता है। और कभी आपको गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट आपको आइडेंटिफाई करके आपको हेल्प भी दे सकती है। इसमें आपको हम देखते हैं कि इसमें आइडेंटिफिकेशन किया कैसे जाता है। नाउ सबसे पहले जो ई श्रम पोर्टल का पूरा प्रोटोकॉल है, जो सिस्टम, वो कैसे काम करता है कि आप, कई सारे तरीके हैं इसमें अपने आप को इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को रजिस्टर करने के। एक पहला तरीका ये है कि आप अगर स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उमंग एप्लीकेशन। कई सारे और भी काम होते हैं इस एप्लीकेशन पर, उनमें से एक काम ये है कि अपने आप को आप रजिस्टर करा सकते हैं ई श्रम पोर्टल पर। आपकी रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली हो जाएगी पोर्टल पर। दूसरी तरीका, अगर आपके पास ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आर माइग्रेंट वर्कर आर अर्निंग वेरी वेरी लेस, तो उनके पास नहीं है या फिर इलिटरेट है, तो वो अगर फोन नहीं है लेकिन पढ़े लिखे हैं तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी सुविधा केंद्र में जाकर, अपने आप को, स्टेट का हो या सेंटर का हो। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो डायरेक्टली चले जाएं स्टेट के जो सुविधा केंद्र होते हैं, वहां पर वो हेल्प ले सकते हैं टू द पर्सन डेजिग्नेटेड देयर। वो उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो अपलोड कर देंगे ई श्रम पोर्टल पर। और ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कई सारे सुविधा केंद्र होते हैं, जिसको हम सीसीसी बोलते हैं या CSC बोलते हैं, जहां पे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होता है, आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराना होता है, अकाउंट डिटेल्स जो है वो इसमें ऐड करने होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जहां पे आप ये बताते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका स्किल क्या है, आप किस तरह का काम जो है कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें ऐड कर दी जाती हैं, तो आपका एक प्रोफाइल बन जाता है, काइंड ऑफ, जिसको आप रिज्यूमे भी बोल सकते हो गवर्नमेंट, बट ये गवर्नमेंट के डेटाबेस के पर्पज से है। नाउ अब ये सारा डेटाबेस जो है मेंटेन किया जाता है बाय नेशनल करियर सर्विस के द्वारा। और ये एक साथ के साथ नेशनल करियर सर्विस जो है आपको एक सर्टिफिकेट या एक आई कार्ड इशू करता है, जिसको हम बोलते हैं ई श्रम कार्ड, जिसमें सारी डिटेल्स, आप किस स्टेट से माइग्रेट होके आए हैं, कहां पे आपका परमानेंट एड्रेस है और कहां पे अभी आप रहते हैं, ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका बाकी सारा रिकॉर्ड आ जाता है, बैंक डिटेल्स आ जाते हैं। सो इससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है, जबकि जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़े
तो वो आपको हेल्प करने के लिए वो इस कार्ड, क्योंकि डेटाबेस गवर्नमेंट के पास है, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ट्रेस कर सकते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं तो आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि भाई आपने बोला कि वर्कर्स को आवाजाही आपने बंद कर दी लॉकडाउन के दौरान, तो अब इस वर्कर के पास तो घर भी नहीं है जहां पे अपना को सेव कर सके कोविड की सिचुएशन में, तो ये तो अपने घर की तरफ ही निकला है, बिकॉज काम नहीं है तो रोज खाने और रोज कमाना और रोज खाने वाली सिचुएशन थी इसकी। तो अगर काम नहीं है तो खाने को नहीं है, गांव में एटलीस्ट उसका छोटा खेत हो सकता है जहां पे वो कुछ ना कुछ कमाई कर लेगा या खाने को मिल जाएगा, तो वो वापस निकला अपने घर की तरफ ना। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास ऐसा डेटाबेस होता तो आप आइडेंटिफाई करके इनको मैसेज करके आप बता सकते थे कि भाई तुम इस समय पर यहाँ पर पहुंचो, और अगर रास्ते में कोई रोके तो उनको अपना कार्ड दिखाना, उसमें मैसेज दिखाना कि तुमको गवर्नमेंट ने बुलाया है कि तुम रेलवे स्टेशन पहुंचो, और रेलवे स्टेशन से तुम्हें ट्रेन में बिठाकर अपने घर पहुंचा दिया जाएगा, या अगर जरूरत पड़ी तो, वरना जहां पे आप रह रहे हो वहीं पे प्रोविजन गवर्नमेंट कर देगी। तो ये काम है इस डेटाबेस का, जो कि आगे चल के बहुत हेल्पफुल हो सकता है। स्टेट्स ने ऑलरेडी इस पे बहुत एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया है। अगर मैं बात करूं टॉप 5 स्टेट्स की जिन्होंने इस पे अच्छा काम किया है रिकॉर्ड मेंटेन करने का, उसमें हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर आते हैं। ये डेटा और भी बढ़ चुका है, अब 38 करोड़ के आसपास हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। जो डेटा हम देख रहे हैं वो अप्रैल 2022 का है नाउ। सो अकॉर्डिंगली ये डेटा मेंटेन किया जा रहा है, जिसको आगे यूज किया जाएगा जब ये कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा उस पर्पज में। और खासकर मैं इसकी खासकर जो जरूरत देखता हूं, वो जरूरत मैं देखता हूं जो सोशल सिक्योरिटी फंड गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है अंडर न्यू लेबर कोड, ठीक है, जो हमने कोड देखा, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इसमें एक खास और फंड की बात की जिसको हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी फंड, जिसमें बोला गया कि इस फंड में पैसा पूल किया जाएगा। और वो पैसा आएगा कहां से, जैसे कि प्लेंटीज के थ्रू, अगर आप लेबर वेलफेयर के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर पे कई तरह की पेनल्टीज लगती हैं, तो वहां से पैसा आ जाएगा। ऐसे आप सेस लगा के भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, या जो बड़ी कंपनीज हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड ऐसे ही इसमें एक और प्रोविजन है, दैट इज आपका जो एक्ट हमने देखा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, वहां से भी कई सारी पेनल्टीज या सेस की फॉर्म में भी कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। वो सारा पैसा जो है इस फंड में पूल किया जा सकता है, और इस फंड को फिर यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। नाउ ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन। और जैसे मैंने बताया कि हम क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ को टारगेट करते हुए आपको प्रिपेयर करा रहे हैं फॉर एपीएफसी एंड ईओएओ, सो इसलिए ये सारे की कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज आपके पेपर की रिक्वायरमेंट, इन पेपर्स की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आना है। तो इसी तरह के की कॉन्सेप्ट और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको राइट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन जो है टिक करना है। So in that way, this whole initiative of key concept series is for that purpose. I hope you are liking, and if you are liking, then please share with the others aspirants also. And if you really found this useful, then इसको लाइक भी करके जाना ताकि औरों तक भी पहुंच सके। और तीसरी बात, लास्ट बात जो आपसे करना चाहता हूं वो ये कि अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को एक बूस्ट नहीं दिया है या ट्रैक पे नहीं लेके आए हो, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ और अकाउंटिंग में अभी भी वीकनेस है, तो आप हमारा पेड कोर्स जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें अब लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं दीपक ठाकुर आपको अब इंडस्ट्रियल लेबर लॉ पढ़ा रहा हूं। शाम को क्लास होती है लाइव, ठीक है। तो आप अगर आप इस कोर्स को परचेज करते तो आप अभी से उन लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में ही कमी है, मतलब आपका जीएस का सिलेबस और सीसेट का सिलेबस, मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट्स वगैरह भी अभी कवर अप नहीं हुआ है, तो आप हमारा फुल कोर्स भी परचेज कर सकते हो। दैट विल बी बेनिफिशियल। दोनों ही कोर्सेज के लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन गो थ्रू दैट। एंड प्लस जो अभी आपने सारा प्रेजेंटेशन देखा, इसका पीपीटी पीडीएफ जो है हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, सो वहां पर भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये सारे की कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम पर्पस। उसके लिए हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।